हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 9th हिंदी। बुक का नाम है क्षितिज, चैप्टर का नाम है राहुल सांकृत्यायन ल्हासा की ओर। तो देखो, इस चैप्टर में सबसे पहले हमारे पास पहला प्रश्न है, थोगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका, क्यों? तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे। इसका मुख्य कारण था संबंधों का महत्व। तिब्बत के इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्था नहीं थी, इसलिए वहां जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। पहली बार लेखक के साथ बौद्ध भिक्षु सुमित थे। सुमित की वहां जान पहचान थी, पर 5 साल बाद बहुत कुछ बदल गया था। भद्रवेश में होने पर भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिल पाया था। उन्हें बस्ती के सबसे गरीब झोंपड़ी में रुकना पड़ा। यह सब उस समय के लोगों की मनोवृत्ति में बदलाव के कारण ही हुआ होगा। वहाँ के लोग शाम होते ही क्षण पीकर होश खो देते थे और सुमित भी साथ नहीं थे। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे। उस समय तिब्बत के पहाड़ों की यात्रा सुरक्षित नहीं थी। लोगों को डाकुओं का भय बना रहता था। डाकू पहले लोगों को मार देते और फिर देखते ही उनके पास पैसा है या नहीं, तथा तिब्बत में हथियार रखने से संबंधित कोई कानून नहीं था। इस कारण लोग खुलेआम पिस्तौल, बंदूक आदि रखते थे। साथ ही वहाँ अनेक निर्जन स्थान भी थे जहाँ पुलिस का प्रबंध नहीं था। उसके बाद है अगला प्रश्न, लंगकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गए थे? उत्तर डालेंगे और लिखेंगे। लेखक लंगकोर के मार्ग में अपने साथियों से 2 कारणों से पिछड़ गए थे। नंबर 1, उनका घोड़ा बहुत सुस्त था, वह इस वजह से लेखक अपने साथियों से पिछड़ गया और अकेले में रास्ता भूल गया। नंबर 2 है, वे रास्ता भटककर 1-1.5 मील गलत रास्ते पर चले गए थे, उन्हें वहां से वापस आना पड़ा। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को यजमानों के पास जाने से रोका था, क्योंकि अगर वह जाता तो उसे बहुत वक्त लग जाता और इससे लेखक को 1 सप्ताह तक उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती। परंतु दूसरी बार लेखक ने उसे रोकने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि वे अकेले रहकर मंदिर में रखी हुई हस्तलिखित पोथियों का अध्ययन करना चाहते थे। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? उत्तर डालेंगे और लिखेंगे। लेखक को इस यात्रा के दौरान अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नंबर 1, जगह जगह रास्ता कठिन तो था ही, साथ में परिवेश भी बिल्कुल नया था। नंबर 2 है, उनका घोड़ा बहुत सुस्त था, इस वजह से लेखक अपने साथियों से बिछड़ गया और अकेले में रास्ता भूल गया। नंबर 3 है, डाकू जैसे दिखने वाले लोगों से भीख मांगनी पड़ी। और नंबर 4, भिखारी के वेश में यात्रा करनी पड़ी। नंबर 5 डालेंगे, समय से ना पहुंच पाने की सुमति के गुस्से के सामना करना पड़ा। उसके बाद नंबर 6 पॉइंट है, तेज धूप में चलना पड़ा था। और नंबर 7 पॉइंट, वापस आते समय लेखक को रुकने के लिए उचित स्थान भी मिला था। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था? तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे। प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर उस समय का तिब्बती समाज के बारे में पता चलता है कि नंबर 1, तिब्बत के समाज में छुआछूत, जाति पाति आदि कुप्रथाएं नहीं थीं। नंबर 2 पॉइंट है, सारे प्रबंध के देखभाल कोई भिक्षु करता था, वह भिक्षु जागीर के लोगों में राजा के समान सम्मान पाता था। नंबर 3 पॉइंट है, उस समय तिब्बती की औरतें पर्दा नहीं करती थीं। और नंबर 4 पॉइंट है, उस समय तिब्बती की जमीन जागीरदारों में बटी थी, जिसका ज़्यादातर हिस्सा मठों के हाथ में होता था। प्रश्न नंबर 7 डालेंगे और लिखेंगे। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है? का है, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। खा पॉइंट है, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया। गा पॉइंट है, लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थीं। घा पॉइंट है, पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छिपा था। तो देखो, इसका उत्तर है का पॉइंट। का पॉइंट लिखेंगे, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास अगला प्रश्न, रचना। प्रश्न नंबर 8 है, सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के
व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग हर गांव में लेखक को मिले। इससे सुमति के व्यक्तित्व की अनेक विशेषताएं प्रकट होती हैं। जैसे नंबर 1 है सुमति मिलनसार व हंसमुख व्यक्ति हैं। नंबर 2 है सुमति के परिचय और सम्मान का दायरा बहुत बड़ा है। नंबर 3 है सुमति उनके यहाँ धर्मगुरु के रूप में सम्मानित होता है। नंबर 4 है सुमति सबको बोधगया का गंडा प्रदान करता है। लोग गंडे को पाकर धन्य अनुभव करते हैं। नंबर 4 है सुमति। नंबर 5 पॉइंट है सुमति स्वभाव से सरल, मिलनसार, स्नेही और मृदु रहा होगा, तभी लोग उसे उचित आदर देते होंगे। और अगला पॉइंट है सुमति बौद्ध धर्म में आस्था रखते थे तथा तिब्बत का अच्छा भौगोलिक ज्ञान रखते थे। उसके बाद हमारे पास प्रश्न नंबर 9 है। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उस वक्त के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह उचित है अथवा अनुचित विचार व्यक्त करें। तो देखो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे सामान्यतः लोगों में एक धारणा बन गई है कि पहली बार मिलने वाले व्यक्ति का आकलन उसकी वेशभूषा देखकर किया जाता है। हम अच्छा पहनावा देखकर किसी को अपनाते हैं तो गंदे कपड़े देखकर उसे धुतकारते हैं। लेखक भिखमंगों के वेश में यात्रा कर रहा था, इसलिए उसे यह अपेक्षा नहीं थी कि सेकर विहार का भिक्षु उसे सम्मानपूर्वक अपनाएगा। मेरे विचार से वेशभूषा पाकर व्यवहार करना पूरी तरह ठीक नहीं है। अनेक संत महात्मा और भिक्षु साधारण वस्त्र पहनते हैं, किंतु वे उच्च चरित्र के इंसान होते हैं, पूज्य होते हैं। हम पर पहला प्रभाव वेशभूषा के कारण ही पड़ता है। उसी के आधार पर हम भले बुरे की पहचान करते हैं। परंतु अच्छी वेशभूषा में कुत्सित विचारों वाले लोग भी हो सकते हैं। गरीब व्यक्ति भी चरित्र में श्रेष्ठ हो सकता है। वेशभूषा सब कुछ नहीं है। कीचड़ में मिलने पर भी कमल अपनी सुंदरता बनाए रखता है। उसके बाद अगला प्रश्न है यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहाँ की स्थिति आपके राज्य शहर से किस प्रकार भिन्न है? तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे तिब्बत भारत के उत्तर में स्थित है, जो नेपाल का पड़ोसी देश है। इसकी सीमा भारत और चीन से लगती है। तिब्बत पहाड़ी प्रदेश है। यह समुद्र तट से 16-17 हजार फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इसके रास्ते ऊंचे नीचे और बीहड़ हैं। पहाड़ों के अंतिम सिरों और नदियों के मोड़ पर खतरनाक सुने प्रदेश बसे हुए हैं। यहाँ मीलों मील तक कोई आबादी नहीं होती। एक और हिमालय की बर्फीली चोटियाँ दिखाई पड़ती हैं, दूसरी ओर ऊंचे ऊंचे नंगे पहाड़ खड़े हैं। तिड्री एक विशाल मैदानी भाग है जिसके चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ हैं। यहाँ बीच में एक पहाड़ी है जिस पर देवालय स्थित है। देवालय को पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झाड़ियों से सजाया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपने किसी भी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी। यात्रा के दौरान हुए अनुभवों को लिखकर प्रस्तुत करें। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे ग्रीष्मावकाश में इस बार मैंने अपने माता पिता, बहन और 2 मित्रों के साथ देहरादून घूमने जाने की योजना बनाई। सबको मेरा प्रस्ताव पसंद आया और हम सब 24 मई को अपनी गाड़ियों में बैठकर प्रातः 4 बजे देहरादून के लिए रवाना हुए। अभी गाड़ी 25 से 30 किलोमीटर ही चली थी कि अचानक वह घबराकर रुक गई। गाड़ी खराब हो गई थी। यहाँ आसपास कोई शहर या कस्बा नहीं था। सड़क के दोनों ओर खेत थे। रास्ता सुनसान था। हम सब परेशान हो गए। पिताजी ने उतरकर देखा पर उन्हें भी समझ नहीं आया कि गाड़ी क्यों चल नहीं रही है। हमें वहीं खड़े खड़े 3 घंटे बीत गए। उस सड़क पर आने जाने वाली गाड़ियों को हमने हाथ देकर रोकने की कोशिश की जिससे कुछ सहायता प्राप्त की जा सके, परंतु सभी लोग जल्दी में थे और कोई भी हमारी बात सुनने के लिए नहीं रुकना चाहता था। शाम होने जा रही थी। हम लोगों का भूख और गर्मी के कारण बुरा हाल था। छोटी बहन बहुत परेशान होने लगी। माँ ने मुश्किल से उसे चुप कराया। जब कोई हल नहीं सूझा तो मेरे पिताजी ने चाचा जी को फ़ोन किया और वे अपने साथ मैकेनिक को लेकर आए। तब कहीं जाकर गाड़ी ठीक हो सकी। इस बीच मेरठ से खाना खरीदा गया और हम लोग रात में 12:30 बजे देहरादून पहुँच गए। हमारा पूरा दिन बर्बाद हो गया था। अब जब कभी हम लोग गाड़ी में बैठकर बाहर जाते हैं या कहीं घूमने की योजना बनाते हैं, वह समस्याओं से भरा दिन बरबस याद आ जाता है। उसके बाद है हमारे पास अगला प्रश्न 12वां। यात्रा वृत्तांत गद्य साहित्य की एक विधा है। आपकी इस पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विधाएं हैं? प्रस्तुत विधा उनसे किन मायनों में अलग है? उत्तर डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पाठ्य पुस्तक में महादेवी वर्मा द्वारा रचित मेरे बचपन के दिन स्मरण है। स्मरण भी गद्य साहित्य की एक विधा है। इसमें लेखिका के बचपन की यादों का एक अंश प्रस्तुत किया गया है।
यात्रा वृत्तांत तथा संस्मरण दोनों ही गद्य साहित्य की विधाएं हैं जो कि एक दूसरे से भिन्न हैं। यात्रा वृत्तांत किसी एक क्षेत्र की यात्रा के अपने अनुभव पर आधारित है तथा संस्मरण जीवन के किसी व्यक्ति विशेष या किसी खास स्थान की स्मृति पर आधारित है। स्मरण का क्षेत्र यात्रा वृत्तांत से अधिक व्यापक है। उसके बाद है हमारे पास भाषा अध्ययन। तो देखो 13वां प्रश्न है, किसी बात को अनेक प्रकार से कहा जा सकता है, जैसे सुबह होने से पहले हम गांव में थे, पो फटने वाला था कि हम गांव में थे, तारों की छांव रहते रहते हम गांव में पहुंच गए। नीचे दिए गए वाक्य को अलग अलग तरीकों में लिखिए। देखो कौन सा वाक्य है, जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। तो देखो अलग अलग तरीके से कैसे लिखेंगे, हम इसे उत्तर डालेंगे और नंबर 1 तरीका लिखेंगे, जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे है या मैं आगे। नंबर 2 पॉइंट है, समझ में नहीं आ रहा था कि घोड़ा मेरे आगे है या पीछे। नंबर 3 पॉइंट है, समझ में नहीं आ रहा है कि घोड़ा कहाँ है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास 14वां, ऐसे शब्द जो किसी अंचन यानी क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होते हैं उन्हें आंचलिक शब्द कहा जाता है। प्रस्तुत पाठ में से आंचलिक शब्द ढूंढकर लिखिए। पाठ में आए हुए आंचलिक शब्द देखो, उत्तर डालेंगे और लिखेंगे। खोटी, राहदारी, कुची कुची, भीटा, थुप्पा, गांव, गिराव, भरिया, गंडा, कंजुर, चोडी। ठीक है। उसके बाद आखिरी प्रश्न है 15वां। देखो पाठ में कागज, अक्षर, मैदान के आगे क्रम से मोटे, अच्छे और विशाल शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों से उनकी विशेषता उभर कर आती है। पाठ में से कुछ ऐसे ही और शब्द छांटिए जो किसी की विशेषता बता रहे हों। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे। मुख्य, व्यापारिक, बहुत, भद्र, चीनी, अच्छी, गरीब, विकट, निर्जन, हजारों, अगला, कम, रंग बिरंगे, मुश्किल, लाल, ठंडा, गर्मा गर्म, विशाल, छोटी सी, पतली पतली, तेज, कड़ी, छोटे बड़े, मोटे। ये सभी शब्द हैं। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। धन्यवाद।